नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम लोग आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के लिए कोई वीडियो हम लोग लेकर नहीं आ सके। हालांकि परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल थी। बहरहाल हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगे से आप लोगों के लिए वीडियोस रेगुलर इंटरवल पर आएँ। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशंस, ये दो टॉपिक्स हैं जो एक ही साथ पढ़ाए जाते हैं। टॉपिक्स बहुत ही आसान लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसमें बच्चों को थोड़ी समस्या आती है, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन दोनों में बच्चे जो हैं काफ़ी सहज महसूस करें और एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को करने में वो कंफर्टेबल हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम इसकी परिभाषा से करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा से करते हैं। देखिए यहाँ पर एक परिभाषा दिख रही है जिसको हम लोगों ने एनसीईआरटी से लिया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with the respect to independent variable or variables is called differential equation। इतना तो स्पष्ट है कि पहले परिभाषा के पहले 3 शब्द और आखिरी के 5 शब्द, इतना ही समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी। देखिए बाकी में बहुत सरल है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। हम लोगों का एक सिद्धांत है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि उसको जितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं ना, उन छोटे टुकड़ों में बांट दो और उसके बाद हर एक टुकड़े को एक बार समझ लो, यानी जो उनकी एकता है उस एकता को खंडित कर दो। तो हम लोगों ने भी इसकी एकता को खंडित करने की कोशिश की। इतना हटा दिया, अब इतना वाला हिस्सा बचता है। आइए अब इसमें भी इसको फर्दर इसको तोड़ा जाए। फर्दर हम कैसे तोड़ सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार पुनरावृत्ति हो जाए इसकी। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एक्स जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, जबकि y की वैल्यू जो है वो x पर डिपेंड करती है, डिपेंडेंट वेरिएबल dv। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ द अगर डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, चलिए अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सिंपल dy बाई डी एक्स लिख देंगे। डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, कुछ क्लियर हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि अत्यंत सरल भाषा में, चूंकि हम लोग इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, तो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत सरल भाषा में क्या होगा, जिस किसी भी इक्वेशन में dy बाई डी एक्स जैसा कोई फॉर्म आवे तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन यह परिभाषा सिर्फ जो होगी नॉन मैथमेटिक्स के लिए ही लागू होगी। इसमें थोड़े से और भी रूप हैं, थोड़ा सा और भी, हालांकि परिभाषा तो यही रहेगी लेकिन थोड़े से प्रकार थोड़े भिन्न भिन्न होते हैं, जिस कारण से वो एक इक्वेशन जैसा दिखेगा तो ज़रूर, जिसमें आपको dy बाई डी एक्स भी रहेगा, लेकिन वो इक्वेशन ही नहीं होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से होगा? बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, हालांकि इकोनॉमिक्स में ऐसी कोई समस्या आने नहीं वाली है, बहुत ही सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। आइए अगला देखते हैं। इसमें अगली चीज़ जो अक्सर छात्रों को परेशान करती है क्या है? ऑर्डर ऑफ ए डीई। डीई बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डीई, order of a DE is defined as the order of the highest। चलिए हम लोगों ने एग्जाम्पल भी ले लिया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये परिभाषा और ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ a differential equation is defined as the order of the highest order derivative of the dependent variable with respect to the independent variable involved in the differential equation। सिंपल पढ़ दिया इसको, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। Defined as the order of the highest order derivative of the dependent variable
with respect to the independent variable involved in the differential equation, highest order. हमारे पास 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. अब कह रहा है इन तीनों का ऑर्डर क्या होगा. ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें. इसमें तो चूंकि एक ही है डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर का यही होगा, जो भी होगा इसका ऑर्डर ही होगा. ऑर्डर क्या है इसका, हाँ, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. अब देखिए ऑर्डर क्या होगा इसमें, ये एक टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है फर्स्ट टाइम. ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर होगा. यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये 2 बार होगा. यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना होगा, इसका हाईएस्ट ऑर्डर, और यहाँ पे 3 बार हो रहा है और यहाँ पे 2 बार हो रहा है तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 होगा. तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1. ठीक है, अब ऑर्डर जब पढ़ लिया हम लोगों ने, 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 जो है इसका यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है मैक्सिमम. यहाँ पे 3 बार हो रहा है, यहाँ पे 3 बार भी हो रहा है, यहाँ 2 बार भी हो रहा है, लेकिन 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, इसलिए 3 होगा. अब ऑर्डर देख लिया, अब हम लोग डिग्री देखते हैं. अब देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो होगा, इसकी जो पावर होगी वही इसकी डिग्री हो जाएगी. यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो तीनों की जो डिग्री होगी वो 1 होगी. यहाँ देखिए यहाँ पर d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3 ज़रूर है, परंतु ये हाईएस्ट ऑर्डर का नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको विचार नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इस पर विचार करेंगे. क्लियर है. अब आइए तीसरा पार्ट होता है इसका हमारा सॉल्यूशन. पहले तो भाई पहला प्रश्न तो ये मन में आता होगा कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पढ़ क्यों रहे हैं. देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन, पूरे डायनेमिक इकोनॉमिक्स में 2 टॉपिक्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही. दूसरी बड़ी बात क्या है कि इकोनॉमिक्स के सही अध्ययन के लिए हमको इन दोनों टॉपिक्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. इन दोनों में हम एक डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में जो भी वेरिएबल्स पे चेंजेस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं. तो जब दोनों में हम टाइम इंटरवल में वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं तो अंतर क्या हुआ भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा क्या है हमारा डिफरेंस इक्वेशन. दोनों में अंतर क्या है, दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि टाइम को लेकर के. डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टाइम होता है, टाइम ये कॉन्टिन्यूअस होता है. टाइम्स हो गया ना, चलिए इसको टाइम बना देते हैं. टाइम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जबकि डिफरेंस इक्वेशन में टाइम क्या होता है, वो डिस्क्रीट होता है. अब ये क्या बोला है, कॉन्टिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग. यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टाइम क्या होता है कि एक मान लीजिए टाइम हमारा है t1 और एक टाइम है t2. ठीक है, एक मान लीजिए 10 आवर्स 10 घंटा है, 10 o'clock, और दूसरा है 11 o'clock. ठीक है, तो 10 से 11 बजे के बीच में कोई वेरिएबल, जैसे शेयर मार्केट है हमारा, किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से करता रहता है. तो हर एक पॉइंट पे, यानी 10:01 पर, 10:01 और 1 सेकंड पर शेयर का प्राइस कुछ होगा, जबकि 10:01 और 1 सेकंड भी नहीं लगता है शेयर मार्केट में प्राइसेस को ऊपर नीचे होने में. 2 सेकंड में शेयर का प्राइस कुछ होगा. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि कम से कम 1 सेकंड का तो डिफरेंस है ही. ठीक है,
उसी तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने घोषणा की या किसी तरह का न्यूज़ फैला कि उस कंपनी का एक टाई अप है, छोटी कंपनी है जिसका टाई अप एक बहुत बड़ी कंपनी से हो रहा है, या एक बहुत बड़ी कंपनी उस छोटी सी कंपनी का से माल खरीदने जा रही है, तो इसका शेयर भागेगा, तेजी से भागेगा। तो तेजी से भागेगा तो रेट क्या होगा, वो रेट इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए जो हमारा होगा वो टाइम क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस टाइम होगा। क्लियर है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ही हमारे को थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, चेंज किया जाए। जब कॉन्टिन्यूअस टाइम होगा तो हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पिक्चर में आएगा, हमारे हमको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए हमको देखना है एट टू डिफरेंट टाइम्स, सॉरी, एट टू डिफरेंट टाइम्स, 10 बजे और 11 बजे, ठीक है। इस दोनों समय में किसी पर्टिकुलर, ये दो टाइम है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वेरिएबल कैसा बिहेव कर रहा है, उस बिहेवियर की स्टडी के लिए हमको जो है डिस्क्रीट का मतलब होता है कि जो टाइम होगा, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम्स, जैसे कि मान लीजिए हम जो dy/dt कहते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऑलवेज टाइम होएगा। 99% केसेस में क्या होगा, वो टाइम होगा, ठीक है। यहाँ पे dy/dx पिक्चर में नहीं आएगा, dy/dt पिक्चर में आएगा, क्योंकि सारा खेल टाइम का है। तो यहाँ डिस्क्रीट में जो ये dy/dt होगा, हाँ कहाँ थे हम लोग, डिस्क्रीट में जो कुछ इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी, Δy/Δt, ठीक है। और ये हमेशा इंटीजर वैल्यू लेगा, ऑलवेज, इट विल ऑलवेज टेक इंटीजर वैल्यू। इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखिएगा। जबकि कॉन्टिन्यूअस में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो 0.00000001 भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। क्लियर है। हाँ, आइए अब अगला देखते हैं कि अच्छा, हाँ एक चीज़ और है कि एक मन में और कौतूहल उठता होगा कि इसका यूज़ कहाँ होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा इस विषय से, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये पूरा प्योर मैथमेटिक्स की चीज़ है, थोड़ा इस विषय से अपनी करीबी थोड़ा परिचय बढ़ा ले, वाकिफियत बढ़ा ले, उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो सॉल्यूशन, अब इक्वेशन है तो इक्वेशन को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। एग्जाम्पल को, जो एग्जाम्पल यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, यही एकमात्र एग्जाम्पल है और यही एकमात्र पैटर्न होने वाला है पूरा थ्रू आउट योर करिकुलम। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे। मान लीजिए इस तरह का कुछ हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर dy/dt इज इक्वल्स टू 4y लिखा हुआ है और कहा जा रहा है इसको सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, y वाले टर्म्स को एक तरफ ले आए, तो 1/4y क्लियर है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1/4y dy, ठीक है। कोई समस्या यहां तक? आइए अब आगे देखते हैं। इसको करेंगे तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से आएगा, 1/4 log y e इज इक्वल्स टू t। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग
इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट ऐड नहीं किया है। क्यों नहीं ऐड किया, वो आगे स्पष्ट हो जाएगा। इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। फर्दर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग कोई समस्या। फिर जब अब यहाँ से लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू e की पावर 4t, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको dy बाई dt करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 4e 4t e की पावर सॉरी e की पावर 4t। अब e की पावर 4t को हम y से रिप्लेस कर दिया तो वही चीज तो आ जाएगी 4y। क्लियर है? हाँ, परंतु यहाँ पे एक बहुत बड़ा परंतु है, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या है वो परंतु? क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास तो इनिशियल में एक्सप्रेशन क्या था, y इज इक्वल्स टू ई की पावर 4t। क्लियर है? मान लीजिए हमारे पास अगर शुरुआत में ही एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से रहता है, y इज इक्वल्स टू 20 इंटू ई की पावर 4t। ठीक है, तो इसको भी हम, चलिए पहले हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने शुरुआत यहाँ से की थी, dy बाई dt इज इक्वल्स टू क्या था 4y, यहाँ से शुरुआत की थी। उस शुरुआत से हम इस नतीजे पर पहुँचे। अब हम शुरुआत क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, dy बाई dt इज इक्वल्स टू कितना हुआ, इसको कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू 20 80 हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 80, देखिए 4 इधर बाहर निकलेगा, 4 इंटू 20 80 हो जाएगा। 80 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू क्लियर है? इस पूरे एक्सप्रेशन को हम y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? dy बाई dt इज इक्वल्स टू 4y, यहाँ भी आ गया। जब हम चले थे तो यहाँ पहुँचे थे, फिर यहाँ पे फिर वही पहुँच गए। कुछ भी लेंगे, इसका मतलब है एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप 16 कर दीजिए, 16 लेंगे तभी लास्ट हमारा नतीजा यही निकलेगा 4y। इसका मतलब कि कई सारे रिजल्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं, कोई एक डेफिनेट उत्तर हमारे पास नहीं आ रहा है। जब कोई डेफिनेट उत्तर नहीं आता, देखिए हम लोग मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं, कुछ प्रेसिजन चाहिए हमको अपने आंसर्स में, क्या चाहिए, प्रेसिजन चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई प्रेसिजन मिल नहीं रहा है। जब प्रेसिजन मिल नहीं रहा है तो हमको प्रेसिजन की ओर कैसे जाए, उस पर काम करना है। तो आइए देखते हैं। प्रेसिजन की ओर जाने के लिए हमको एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आए थे। ठीक है, कुछ इस तरह से आया था एक्सप्रेशन हमारे पास। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर y इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या लिया था 20 इंटू ई की पावर 40 लिया था, तो y डैश यहाँ भी हमारे पास क्या आया था 4 इंटू वाई ही आया था। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, A 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है।
हाँ, अब प्रश्न ये उठ सकता है कि इस ए से फिर हमारे पास कोई डेफिनेट सोल्यूशन तो आया नहीं, कोई भी डेफिनेट सोल्यूशन नहीं आया। एक ए अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो हमारे पास तो कुछ आया नहीं। तब कोई डेफिनेट सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? उस डेफिनेट सोल्यूशन के लिए हमारे पास एक और चीज़ होती है। जब कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, उसमें एक इनिशियल कंडीशन होती है y0 मान लीजिए कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए 12 दिया हुआ है, y0 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे भाई? ये हमारा सोल्यूशन हुआ, ठीक है। y0 यानी कि यहाँ t की वैल्यू हम 0 रखेंगे। एट t इज इक्वल टू 0 इट इज 12। कहने का मतलब ये होगा, ध्यान रखिएगा, t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 0 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर कितनी हो जाएगी? 0 इज इक्वल्स टू a इंटू 1। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 12। क्लियर है? ये हमारा जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा। उसके लिए सॉल्यूशन, डेफिनेट सॉल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए? एक इनिशियल कंडीशन चाहिए। इनिशियल कंडीशन को हम इस सॉल्यूशन में पुट करेंगे। इनिशियल कंडीशन कुछ भी हो सकती है। इनिशियल कंडीशन को यहाँ पुट करके हमारा आंसर निकल आता है। ठीक है, क्लियर है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही बेसिक सा वीडियो था, बहुत ही बेसिक जानकारी दी गई है। हम लोग अगले वीडियो में इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में थोड़ा सा एडवांस देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें हालांकि उन सब की एक हल्की सी जो क्या कहते हैं आपको ट्रेलर आप लोग को दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इस पर थोड़ा सा एडवांस चर्चा करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त होता है, समाप्त मतलब हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी ईमेल आईडी दी गई है नीचे। यदि किसी प्रकार के प्रश्न हो आपके तो आप ईमेल आईडी में हमसे पूछ सकते हैं और हम लोग उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।